नमस्कार। आज का विषय है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल कहा जाता है। इसके नामकरण का प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास की विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक विद्वानों और लेखकों ने अपने अपने ढंग से इसके संबंध में विभिन्न मत दिए हैं। यहाँ पर हम उन विविध मतों के औचित्य और अनौचित्य का परीक्षण करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। सामान्यतः कालखंड का नामकरण 2 या 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 तो व्यक्ति विशेष के नाम पर, नंबर 2 युग प्रवृत्ति के नाम पर और नंबर 3 उस समय में प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्ति विशेष के आधार पर। आदिकाल के नामकरण में इन तीनों बिंदुओं का सम्मिश्रण है। आदिकाल के नामकरण जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा सुझाए गए हैं वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम से पुकारा। मिश्र बंधुओं द्वारा इसे आदिकाल अथवा आरंभिक काल नाम दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण एवं संधि काल के नाम से इसे अभिहित किया। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल नाम दिया। डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल एवं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शून्य काल के नाम से अभिहित किया। गुलेरी जी व धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल और मोतीलाल मेनारिया ने प्रारंभिक काल के नाम से इसे अभिहित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचारानुसार अनेक नाम दिए। अब यहाँ पर हम इन विभिन्न नामों की समीक्षा पर विचार करते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल नामकरण के जंगलों में भटक गया, यानी इसमें नामकरण अत्यधिक नामकरण की भरमार है। यद्यपि सभी विद्वानों ने अपने अपने तर्क देते हुए नामकरण सुझाए हैं, किंतु कोई भी नामकरण न तो व्यापकता लिए हुए है और न ही पूरी तरह से औचित्यपूर्ण ही लगता है, क्योंकि कोई भी नामकरण संपूर्ण काल को साथ लेकर नहीं चलता। इनमें से अधिकांश नामकरण ऐसे हैं जो कि एकांगी है और वो केवल एक किसी प्रवृत्ति विशेष की ओर ही सूचना करते हैं, अन्य प्रवृत्तियों से उपेक्षित हो जाती है। तो अब हम विभिन्न नामों की समीक्षा की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इसे आदिकाल या आरंभिक काल के नाम से पुकारा। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथाओं की प्रचुरता के कारण इसे वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया। शुक्ल जी के नामकरण के संबंध में 3 बातें प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसमें वीर गाथाओं की प्रचुरता है। दूसरा, जैनों द्वारा प्राचीन ग्रंथों को धार्मिक साहित्य घोषित करके उन्होंने इसकी परिधि से बाहर निकाल दिया। तीसरा, नाथों और सिद्धों की रचनाओं को भी उन्होंने शुद्ध साहित्य में स्थान नहीं दिया। और इसके अतिरिक्त कुछ फुटकर दोहे भी मिलते हैं जो कि शुक्ल जी की इस परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल के नामकरण के लिए जिन 12 प्रमुख रचनाओं को आधार बनाया है वो इस प्रकार हैं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली।
आचार्य शुक्ल का वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की स्थापना के लिए उल्लिखित अपभ्रंश की प्रथम 4 रचनाओं को परिगणित कर लेना असंगत है। यानी प्रथम जो 4 रचनाएं हैं वो अपभ्रंश की है और इसे इस काल में शामिल कर लेना असंगत है। कदाचित शुक्ल जी की इस असंगति का कारण यह है कि उन्होंने हिंदी और अपभ्रंश को अभिन्न रूप से ग्रहण किया है। इस प्रसंग में विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि हमें अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहना है तो फिर संवत 700 में रचित अपभ्रंश काव्यों को हिंदी साहित्य क्यों नहीं मान लिया जाए, और फिर कालिदास की रचनाओं में जहाँ छुटपुट रूप में अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है उन्हें भी हिंदी साहित्य क्यों न स्वीकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार से देशी भाषा और पुरानी हिंदी की आड़ में समस्त अपभ्रंश साहित्य को हिंदी में समाविष्ट करने की मनोवृत्ति कदापि स्वस्थ नहीं कही जा सकती। इस प्रकार वस्तु स्थिति यह है कि अपभ्रंश और हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त जिन रचनाओं में आचार्य शुक्ल को पुरानी हिंदी का रूप आभासित हुआ है वे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध अपभ्रंश की रचनाएं हैं। दूसरा, आचार्य शुक्ल ने बीसल देव रासो और खुमान रासो आदि ग्रंथों को पहले का रचित मान लिया है, जबकि ये ग्रंथ 15वीं शताब्दी के बाद रचित सिद्ध हो चुके हैं। तीसरा, विजयपाल और हम्मीर रासो की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। इसी प्रकार से भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका केवल नोटिस मात्र है। इन ग्रंथों का केवल नामोल्लेख तक मिलता है, आज तक ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं हुए हैं। वस्तुतः जब तक ये दोनों पुस्तकें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इस संबंध में निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। पृथ्वीराज रासो एक अर्ध ऐतिहासिक रचना है। शुक्ल जी के अनुसार वह अप्रामाणिक है। खुसरो की पहेलियों में प्रारंभिक हिंदी का स्वरूप अवश्य मिल जाता है, परंतु उसमें वीर गाथाओं की कोई भी प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती। रहे विद्यापति और उनके ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका रचना काल संवत 1460 स्वीकार किया है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि 83 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाले वीर गाथा काल में बेचारे विद्यापति जी को जबरदस्ती बिठा दिया गया है। शुक्ल जी ने इसका कारण अपभ्रंश में उनका काव्य निर्माण करना बताया है, परंतु केवल इसी आधार पर उन्हें पीछे धकेल देना असंगत है। इसके अतिरिक्त विद्यापति की काव्य की प्रवृत्तियां वीर गाथा काल की अपेक्षा भक्ति और रीतिकालीन काव्य से अधिक साम्य रखती है। एक अन्य ग्रंथ बीसल देव रासो को भी श्रृंगार प्रेम काव्य की भावधारा वीरस की नहीं अपितु भक्ति और श्रृंगार की पुष्टि करती है। विषय उनका राधा कृष्ण है और शैली भी उनकी मुक्तक गीति है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण एवं नामकरण के लिए चुना है उनमें से अधिकांश ग्रंथ संदिग्ध है, अप्रामाणिक है, कुछ नोटिस मात्र है और कुछ ग्रंथों को जबरदस्ती सम्मिलित करके भानुमति का कुनबा जोड़ने का प्रयास किया गया है। आचार्य शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की मूल भित्ति तैयार की है वह आज के नवीनतम अनुसंधानों के सामने नहीं ठहरती। यदि ये नवीन अनुसंधानों के फलस्वरूप उत्पन्न ये पुस्तकें आचार्य शुक्ल के सामने होती तो निश्चय था कि वो इन 12 तथा कथित वीरता प्रवृत्ति मूलक रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल के नामकरण की मान्यता नहीं बनाती, क्योंकि ये 12 रचनाएं आज भी उपलब्ध आदिकालीन साहित्य सामग्री में आटे में नमक के बराबर काम करती है।
इसके अलावा इन पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ अपभ्रंश भाषा की पुस्तकें भी प्राप्त हुई है, जिन्हें उच्च कोटि का उत्कृष्ट साहित्य कहा जा सकता है, परंतु शुक्ल जी के वीर गाथात्मक काल कहने से वह साहित्य भी उपेक्षित हो जाता है। सच तो यह है कि आदिकालीन साहित्य को देखते हुए हम निश्चित और अंतिम रूप से किसी प्रवृत्ति की ओर संकेत नहीं कर सकते, क्योंकि इस काल में जहाँ एक तरफ संस्कृत के बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए, वहीं दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि भी उत्पन्न हुए, तो जिन्होंने अपभ्रंश काव्य में रचनाएं की हैं। आचार्य शुक्ल के पश्चात हम आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के मत पर। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाओं का परिचय देते हुए कहा था कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को इसी आधार पर चारण काल कह दिया है, परंतु उनकी यह धारणा भी संगत नहीं कही जा सकती। इस संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का यह मत देखिए। आश्चर्य की बात है कि स्वयं डॉक्टर वर्मा इतिहास के नवीनतम संस्करण तक में इस काल की सीमाओं के अंतर्गत लिखी गई एक भी प्रामाणिक चारण कृति का उल्लेख नहीं कर पाए, और साथ ही संवत 1715 और 1895 तक की रचनाओं को भी उन्होंने इस काल में सम्मिलित कर लिया, जबकि वह स्वयं इस काल की उच्चतम सीमा 1375 ही स्वीकार करते हैं। तो कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्य में चारण प्रवृत्ति आंशिक रूप से भले ही हो, किंतु उसकी प्रमुखता नहीं थी। अतः इसके आधार पर इस युग के साहित्य का नामकरण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिर्शन ने भी इसे चारण काल कहा है, वह भी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अब हम आते हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया। उन्हें इस काल के साहित्य में दो प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर हुई। नंबर 1 सिद्धों की वाणी और नंबर 2 सामंतों की स्तुति। इस आधार पर धार्मिक और आध्यात्मिक भावधारा से युक्त कुछ जैन कवियों की रचनाएं इसमें शामिल नहीं हुई, और राहुल जी के इस का नामकरण से लौकिक रस से अनुप्राणित बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं भी इसमें सम्मिलित नहीं हो पाई। साथ ही इस नामकरण से विविध काल के साहित्य की समूची प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता, एकमात्र सिद्ध और सामंती प्रवृत्ति का ही बोध होता है। यह नामकरण भाषा शास्त्रीय दृष्टि से भी असंगत है। उस काल को अपभ्रंश भाषा का पूर्ण यौवन काल कहा जा सकता है। उसमें हिंदी का कोई निश्चित रूप नहीं मिलता, परंतु राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही कह दिया है, जो कि भ्रांति के सिवाय कुछ नहीं है। राहुल जी के इस कथन में एक बड़ी आश्चर्यजनक असंगति यह है कि एक ओर तो वे अपभ्रंश को सभी अन्य भाषाओं की सम्मिलित निधि बताते हैं, और दूसरी ओर इस हिंदी का ऐसा आधिपत्य स्वीकार करते हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक तक कह डालते हैं। इसके पश्चात आते हैं हम डॉक्टर राम खिलावन पांडे और गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने इसे संक्रमण काल और शून्य काल नाम दिया है। यह नाम भी स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है, परंतु यह नाम भी उचित नहीं जान पड़ता। साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है, क्योंकि इस काल में प्राय अपनी पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है, और साथ ही कुछ कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी प्रादुर्भाव हुआ है, जो अपने समुचित विकास रूप में है। अतः बीज वपन काल भी नाम स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस दिशा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रयास कुछ सफल अवश्य कहा जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत काल के साहित्य को अंतर विरोधों के साहित्य कहा है और यही कारण है कि उन्होंने किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल के नामकरण को उपयुक्त नहीं ठहराया, बल्कि इसे आदि काल के नाम से अभिहित कर दिया है। और मिश्र बंधु भी प्रारंभ में इसे इसी काल ने नाम से पुकारते हैं। आदि काल वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदि काल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और स्वयं द्विवेदी जी मानते हैं कि श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है, परंतु यह ठीक नहीं है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सुझाया करा आदिकाल नाम जो है बुरा नहीं है। इस संबंध में हम डॉक्टर नगेंद्र के इस वक्तव्य को देख सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से इस काल के साहित्य में हिंदी के हम आदि रूप का बोध पा सकते हैं। भावों की दृष्टि से भी इसमें भक्ति काल और आधुनिकता काल की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों का आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनमें भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए हैं अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदि काल ही सबसे उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदि काल ही इस नामकरण के लिए उचित प्रतीत होता है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सुझाया गया है और हमें इसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए।